Hello class, this is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject auditing in course of BBA third year. Now I am going to next topic in unit first, advantages of audit program. Audit program क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और इसका स्पेसिमेन हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं हम ऑडिट की। कोई भी ऑडिटर ऑडिट करने जाता है जब किसी भी कंपनी या फिर बैंक का, तो वो क्या प्रोग्राम बनाता है उसका स्पेसिमेन बताया था। नेक्स्ट इसके बाद आपका एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। तो एक ऑडिट प्रोग्राम के क्या एडवांटेजेस होते हैं बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया है डिवीज़न ऑफ वर्क। तो ऑडिट प्रोग्राम का जो आपका स्पेसिमेन बनाया जाता है उसमें जो भी असिस्टेंट ऑडिटर्स के उसके साथ जाते हैं ऑडिट करने के लिए, तो उनमें वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन सा असिस्टेंट मान लीजिए कि परचेज वाउचर्स की ऑडिट करेगा, कौन सेल्स वाउचर करेगा, कौन स्टॉक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको ऑडिट करेगा। तो इस प्रकार से वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है असिस्टेंट में। सेकंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क। दूसरी चीज़ ये है कि ऑडिट प्रोग्राम से कहीं ना कहीं जो भी वर्क चल रहा है उसकी नॉलेज होती है, क्योंकि वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। तो कौन सा असिस्टेंट कौन सा वर्क कर रहा है तो उसको चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 चेंज इन एम्प्लॉयज़। तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है कि चेंज इन एम्प्लॉयज़, कभी भी जो भी हमें कुछ भी चेंज करनी होती है एम्प्लॉयज़ में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है कि पॉइंट नंबर 4 इंक्रीज इन इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी लेवल इंक्रीज होता है एम्प्लॉयज़ का। क्यों? कहीं ना कहीं जब वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है कि कौन एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। मतलब जिस डिपार्टमेंट के वर्क को लेकर के जिसको नॉलेज होती है उसको वही लेजर अकाउंट्स दिए जाते हैं ऑडिटिंग के लिए। फिफ्थ पॉइंट है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट प्रोग्राम में पहले से फिक्स हो जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या काम करना है। सिक्स एविडेंस इन कोर्ट। दूसरा ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ऑडिटिंग को लेकर के, तो एक प्रकार का हमने स्पेसिमेन बना रखा है प्रॉपर असिस्टेंट को, जो भी उनको वर्क डिवाइड कर रखा है तो किसने क्या वर्क किया होता है कि वो सारा रिटन में रहता है। ठीक है। और ऐसी कोई आगे प्रॉब्लम्स आती है तो हम उस एविडेंस को कोर्ट में एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 7 आपका इफ़ेक्टिव कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल भी रहता है ऑडिट प्रोग्राम के द्वारा, क्योंकि हम पहले से ही हमने प्रोग्रामिंग बना रखी है कि हमें वर्क को कब स्टार्ट करना है और कब फिनिश करना है, वर्क को टास्क को अपना पूरा करना है। दूसरा कौन सा असिस्टेंट कौन सा वर्क करेगा, तो एक प्रकार की पूरी प्रोग्रामिंग होती है। तो हमें अपने वर्क पे कंट्रोल भी रहता है, इससे इफ़ेक्टिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि हमें पता है कि रिटर्न में कौन एम्प्लॉय कौन सा वर्क कर रहा है, तो हम उसको चेक करते हैं और अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उसको सजेस्ट भी करते हैं। पॉइंट नंबर 1 अब कंप्लीट चेकिंग। ऑडिट प्रोग्राम को बनाने से क्या होता है कि जो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड आपके लेजर अकाउंट होते हैं उनकी कंप्लीट चेकिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ के जब पहले से प्रोग्राम बना लेते हैं, वो भी रिटर्न में बनाया हमने, तो कोई भी मतलब कि वर्क को इनकम्प्लीट होना मतलब चांसेस कम रहते हैं। ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता है, कुछ छूट नहीं सकता, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले से उसका प्रोग्राम बना चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक डिमेरिट्स ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम के डिमेरिट्स हम बता चुके हैं आपको कि अगर किसी के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट्स भी होते हैं। फर्स्ट आपका है पॉइंट की मैकेनिकल वर्क। बता रहे ऑडिट प्रोग्राम एक प्रकार का मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल वर्क मतलब जो थोड़ा लेंदी वर्क होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ऑडिट प्रोग्राम एक लेंदी वर्क है, क्योंकि एक एक चीज़ हमें चेक करनी पड़ती है। मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियों में उसमें देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, छोटे से बड़े ट्रांजेक्शन सभी को चेक करना पड़ता है। तो एक तरीके से इसको मैकेनिकल वर्क कहा गया है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि जो भी असिस्टेंट होते हैं वो दिन भर लगे रहते हैं चेकिंग में। समझ रहे हो?
तो एक मैकेनिक की तरह वर्क करना पड़ता है। दूसरा लैक ऑफ इनिशिएटिव, दूसरा कि जो अवसर हैं उसकी कमी होती है। अब सिंपल सी बात है कि जो असिस्टेंट है उनके लिए क्या अवसर है, भाई मेन तो ऑडिटर होता है ना। तो ऑडिटर ने उन्हें जो भी ऑर्डर देंगे उनको उनको वो वर्क करना पड़ेगा, उनके लिए क्या है, कौन से अवसर हैं। तो असिस्टेंट के लिए तो कोई यहाँ पे अवसर होते नहीं हैं, क्योंकि जो भी मेन जो बेनिफिट होता है वो ऑडिटर को होता है, बिकॉज ही इज़ प्रोफेशनल क्वालिफाइड। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ मॉरल इन्फ्लुएंस। दूसरा ये है कि जो भी असिस्टेंट वर्क करते हैं तो वहाँ पर मॉरल इन्फ्लुएंस की कमी पाई जाती है, क्योंकि एक लेंदी वर्क करते हैं वो, ठीक है, और ना चाह कर भी उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग ऑडिट का काम कर चुके हैं उनको ये अच्छी तरह से पता है कि ऑडिट का काम बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। जब असिस्टेंट, क्योंकि सीए तो जाता है, वो सुबह मान लो असिस्टेंट पहुंचते हैं, वो तो अपना किसी भी टाइम पहुंच सकता है, केवल ये देखता है कि चेकिंग चल रही है नहीं चल रही है। कोई भी मान लो कि प्रॉब्लम आ रही है उसके असिस्टेंट को, तो उसको थोड़ा सा गाइड कर देगा। अब गाइड करने का तरीका ये है कि थोड़ा डांट के भी गाइड कर सकते हैं और प्यार से भी गाइड कर सकते हैं। तो इसमें तो बहुत मतलब कि सबका नेचर अलग अलग होता है ऑडिटर्स का। तो पॉइंट नंबर 4 में तरह लैक ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा कि ऑडिट वर्क आपका मतलब कि इलास्टिसिटी की कमी पाई जाती है। इसमें क्या कि हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, कि पता लगे हमने सोचा कि हमने 4 ट्रांजेक्शन छोड़ दिए और बाकी के कर लिए, फिर 4 छोड़ दिए, पता लगे जो आपने छोड़े ट्रांजेक्शन उन्हीं में मिस्टेक्स हो। तो ये है कि एक एक चीज़ को हमें पता लगे हम सारा वर्क करते आ रहे हैं और कुछ ट्रांजेक्शन को छोड़ छोड़ दिया हमने, और हो सकता है कि मिस्टेक्स उन्हीं ट्रांजेक्शन्स में हो, तो एक एक ट्रांजेक्शन्स को हमें उसमें चेक करना पड़ता है ऑडिटिंग में। फिफ्थ पॉइंट होता है कि डज नॉट सुट स्मॉल बिजनेस। दूसरा ये स्मॉल बिजनेस और स्मॉल छोटी कंपनियों के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदा ऑडिटर होता है एक तो, ठीक है। दूसरा ये होती है असिस्टेंट इतने आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि स्मॉल बिजनेसमैन और छोटी छोटी कंपनियां वो इसको बियर नहीं कर पाएंगी। इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक दिया हुआ है ऑडिट नोटबुक। तो ऑडिट नोटबुक क्या होती है आपकी, बात करते हैं इस पर। बता रहे हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग ऑल द टाइम। बता रहे हैं कि ऑडिटर्स और उसके स्टाफ के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि चीज़ों को वो याद रख पाएँ हमेशा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट a book known as audit notebook maintained in which the audit staff notes down important points and inquiries etc। तो ऑडिट नोटबुक में क्या होता है कि चीज़ों को ओरली ध्यान रखना ऑडिटर्स के लिए, उनके स्टाफ के लिए, असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए एक ऑडिट नोटबुक वो बनाते हैं जिसमें वो मेंटेन करते हैं ऑडिट करते समय, उसमें नोट करते हैं जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ऑडिट रिपोर्टिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी इंक्वायरीज जो उनको लगता है नोट करना चाहिए वो नोट कर लेते हैं, क्योंकि ओरली ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट जो आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक की क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मान लो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान नहीं रहते हैं तो ओरली, तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि कोर्ट में जाना पड़ सकता है तो हम वो एविडेंस दिखा सकते हैं कि ये मिस्टेक्स हैं, तो वो मेन रिटन में होता है तो वो आपका एविडेंस में आपका काम आता है आगे। दूसरा इज द वर्क, काम करने में आसानी रहती है, कुछ नोट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट मान लो यार हम ऑडिट करते हैं उसी कंपनी का, तो हमारे पास एक नोटबुक रहती है ऑडिट नोटबुक, तो मुझे पता है कि हमें ये गलतियाँ इस कंपनी के लेजर अकाउंट्स में हुई थी, तो हम उनको ज़्यादा अच्छे से चेक करते हैं, ठीक है। कि हमको जब एक अंदाज़ रहता है ना कि आइडिया रहता है कि हमें ये लेजर अकाउंट्स ज़्यादा अच्छे से चेक करने चाहिए। फिर एड टू मेमोरी, कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी भी शार्प रहती है, हम पॉइंट्स नोट करते हैं, बार बार उन पॉइंट्स को देखते हैं तो हमें चीज़ों को याद रहती हैं। फोर्थ आपका है असेसमेंट। ऑडिट नोटबुक से एक प्रकार का असेसमेंट भी हो जाता है। असेसमेंट कैसा कि जब मेन मेन पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं तो
उन पॉइंट्स को देख करके ही आप सारे अकाउंट्स का असेसमेंट हो सकता है, क्योंकि वही पॉइंट हैं जिन वो पॉइंट वही हैं जो लेजर अकाउंट से मिस्टेक्स हैं। आप पूरा चेक करेंगे तब भी वही काम है, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं तभी वही। तो मतलब कि कुछ पॉइंट्स को लेकर के हमें ओवरऑल लेजर अकाउंट्स का हम असेसमेंट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 आपका हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। दूसरा कि जो आपके ऑडिट नोटबुक में हम मेन मेन पॉइंट जो नोट करते हैं, तो उससे हमारी जो रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट, उसको प्रिपेयर करने में हमें बहुत ईजिली हम रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स को कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट में हमें मेंशन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपके इंपॉर्टेंस हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इट डेवलप्स अ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड इन द माइंड्स ऑफ द ऑडिट। तो ऑडिट नोटबुक में क्या आपका कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अगर जो ऑडिट नोटबुक में पॉइंट्स नोट करता है, चाहे वो ऑडिटर हो चाहे वो असिस्टेंट हो, अगर उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेट कर रखा है एक एटीट्यूड टाइप का ऑडिट से रिलेटेड कि हमें ना, इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट करना ही है, इसकी वॉट लगानी है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो अगर किसी ने सोच रखा है ना मैं इसका बुरा करना है, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो जब ऑडिटर, तो मान लो ऑडिटर असिस्टेंट तो जिस कंपनी में जा रहे हो उसके लिए एक तरीके से उसके भगवान है उस समय। ठीक है, अब वो चाहे उसके लिए बुरा करें चाहे भला करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो ऑथराइज हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से। तो वो अगर गलती निकालना चाहेंगे तो फिर वो मिस्टेक्स वो निकाल ही देंगे कहीं ना कहीं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। सेकंड पॉइंट है, इट में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग क्लाइंट्स स्टाफ एंड ऑडिटर्स। तो ऑडिट नोटबुक में क्या कहीं ना कहीं आपका मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है क्लाइंट्स में, स्टाफ में और ऑडिटर्स स्टाफ में। तो क्लाइंट वो होते हैं जिस कंपनी का मान लो कि ऑडिट करने जा रहे हैं, स्टाफ एंड ऑडिटर्स स्टाफ, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बता रहे कि कुछ पॉइंट्स उन्होंने जो नोट किए हैं ऑडिट रिपोर्ट में, बता रहे ये नहीं हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा बहस भी हो सकती है, आपस में हो जाती है, हो कह सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके। इसके बाद जो आपका टॉपिक है रूटीन चेकिंग। तो रूटीन चेकिंग क्या है, द साइज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस मैनी डिफर इन डिफरेंट बिजनेस। बता रहे हैं कि साइज, नेचर, जो भी आपके बिजनेस में सभी में डिफरेंट होता है, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स भी उनके। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो देयर आर सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स विच आर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। कुछ आपके क्या होते हैं, बुक्स होती हैं, कुछ लेजर्स होते हैं जो कि हर बिजनेस में मेंटेन करने पड़ते हैं, रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो सच बुक्स आर चेक्ड बाय ऑडिटर इन रूटीन चेकिंग मीन्स चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। बता रहे हैं कि तो इस प्रकार की बुक्स की जो ऑडिटर हैं वो रूटीन चेकिंग करते रहते हैं। और वो कैसी चेकिंग होती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। अर्थमेटिकल चेकिंग कैसी होती है, जिसमें सम होता है और कैलकुलेशन होती है, कोई मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, टोटलिंग चेक की जाती है इसमें रूटीन चेकिंग में। नेक्स्ट उसके बाद ये हुआ कि व्हाट डज रूटीन चेकिंग इंक्लूड्स। तो वही बात जो बता रहे थे कि रूटीन चेकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो रूटीन चेकिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है चेकिंग ऑफ टोटल्स चेक होते हैं इसमें, कैलकुलेशन, अमाउंट कैरी फॉरवर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड की जाती है, मतलब आज का बैलेंस है वो कल के बैलेंस में ट्रांसफ़र होगा, तो आपके टोटल हो गए, कैलकुलेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है इसमें। दूसरा दिया हुआ है चेकिंग आउट पोस्टिंग इन लेजर। दूसरी जो जर्नल एंट्रीज करते हैं हम, उनको लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग। तो रूटीन चेकिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, एडवांटेज होते हैं, बात करते हैं इस पर। ओवरऑल 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट अरिथमेटिकल एरर्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रूटीन चेकिंग से कहीं ना कहीं जो भी अरिथमेटिकल एरर्स होती हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं, डिटेक्ट कम हो जाती हैं। सेकंड जो आपका, इट हेल्प्स टू नो वेदर द पोस्टिंग इन द अकाउंट्स आर करेक्ट और नॉट।
दूसरी चीज़ रूटीन चेकिंग से हमें ये पता लग जाता है कि जो भी हमने अकाउंट्स में पोस्टिंग की है वो हमारी सही है या नहीं। पॉइंट नंबर 3, इट सर्व्स एज एन एड टू एग्जामाइन फाइनल अकाउंट। दूसरा, कहीं ना कहीं जब हम अकाउंट्स की पोस्टिंग को चेक कर लेते हैं तो हमें ये भी आराम रहता है कि हमारे फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो ठीक है या नहीं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है, रूटीन चेकिंग इज़ नॉट अ स्पेशल चेकिंग, रैदर इट इज़ मैकेनिकल एंड यूजुअली डन बाय अंडर क्वालिफाइड क्लर्क्स। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि ये अंडर क्वालिफाइड क्लर्क करते हैं, मतलब क्लर्क की जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो अकाउंट से होना चाहिए, कॉमर्स से होना चाहिए, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, तो अंडर क्वालिफाइड क्लर्क रहता है। जो कि मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क के आप बहुत बड़े बड़े सम होते हैं, कैलकुलेशन होती हैं, उनको कैलकुलेटर से करना, तो उसमें भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो एक प्रकार का मैकेनिकल वर्क है, तो जिसका डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अंडर क्वालिफाइड क्लर्क के द्वारा ये किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, इट इज़ डन इन केयरलेसनेस एंड हैंस इफ ऑडिट वर्क इज डन ऑन द बेसिस द चांसेस ऑफ एरर्स आर देयर। बता रहे दूसरी, ये केयरलेस तरीके से किया जाता है। सिंपल सी बात है, जब कोई अंडर क्वालिफाइड क्लर्क कर रहा है तो केयरलेस तरीके से ही करेगा कि उसको पता ही नहीं है, प्रोसीजर्स नहीं पता है कि लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं। और जब उसको ये नहीं पता लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं तो वो चेक कैसे करेगा। चेक करने का भी तो एक प्रोसीजर होता है। तो अगर कोई ऑडिटर रूटीन चेकिंग बेस पर अगर ऑडिट करता है तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर वो ये सोचेगा कि ये तो चेक हो ही चुके हैं रूटीन चेकिंग में, अगर उसके बेस पे कर देते हैं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जो आपका ये टॉपिक्स जो है वो कवर हो गया है रूटीन चेकिंग का। आगे के टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।